Yes, hello people, I believe you are doing great and I welcome all of you to our today's lecture. In this session, we are going to discuss and understand as to what is exactly meant by foreign policy. What is the difference between foreign policy and domestic policies of a country? Further, since we are talking about Pakistan's foreign policy, so it is incumbent and mandatory to begin with such areas as guiding principles rendered by Pakistan's founding fathers and the constitutional injunction with Pakistan's foreign policy. इस लेक्चर को हम आज सर्टन कैटेगरीज या हम सेक्शंस में डिवाइड करके इसको हम स्टडी करेंगे आज। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या डिफरेंस है बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी। फर्दर हम देखेंगे कि पाकिस्तान के जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी की ओरिएंटेशन थी वो उसको किन वर्ड्स में डिफाइन की। फर्दर हम देखेंगे कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड हमें क्या नज़र आता है, क्या मिलता है वहाँ पे। आगे हम चल के बात करेंगे वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान मतलब को की रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसको डिफाइन हमने किया है। सही, इस टॉपिक को हम कंक्लूड करेंगे चैलेंजेस और हमारे पास पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस एज टू व्हाट शुड बी डन टू नेविगेट द चैलेंजेस करंटली फेस बाय पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। तो शुरू करते हैं हम आज इस लेक्चर को डिफरेंस बिटवीन फॉरेन पॉलिसी एंड डोमेस्टिक पॉलिसीज से। जब कभी हम डोमेस्टिक पॉलिसीज़ की बात करें किसी कंट्री या नेशन की, तो उससे मुराद हमारा ये होता है कि वो तमाम पॉलिसीज़ या वो एक ऐसे या वो लेजिस्लेशन जो कि उस कंट्री के ऑफिशियलडम या गवर्नर्स डिज़ाइन करते हैं टू इम्प्लीमेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री। ठीक, इसको ऐसे हम पुट कर सकते हैं, जब कभी हम डोमेस्टिक पॉलिसीज़ की बात करते हैं तो उनकी जो जुरिस्डिक्शन है या उन पॉलिसीज़ की जो इफ़िकेसी और इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो सफ़ेयर हम डिफ़ाइन करते हैं वो विद इन दैट कंट्रीज टेरिटरी या बॉर्डर्स हम डिफ़ाइन करते हैं। सही, यानी डोमेस्टिक पॉलिसी से मतलब हमारा ये होता है कि एक कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस या कुछ ऐसे रेगुलेशंस जो कि हम इम्प्लीमेंट कराते हैं उस कंट्री के अंदर एंड ऑन द नेशनल्स ऑफ दैट कंट्री। इस उन पॉलिसीज़ को हम कहते हैं डोमेस्टिक पॉलिसीज़। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पाकिस्तान के जो नेशनल्स हैं रिजाइडिंग विद इन द कंट्रीज टेरिटोरियल बॉर्डर्स, उनके ऊपर जो रेगुलेशंस हैं या उनके ऊपर जो उनसे रिलेटेड जो लेजिस्लेशन या लॉ मेकिंग होगी, उस लॉ मेकिंग को हम कहते हैं डोमेस्टिक पॉलिसीज़। ठीक, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे रिसेंटली पाकिस्तान ने सिंगल नेशनल करिकुलम को फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट करने जा रहा है अभी। सही, तो ये हमारे पास एक डोमेस्टिक पॉलिसी मेकिंग पाकिस्तान कर रहा है विद इन इट्स ओन टेरिटोरियल बॉर्डर्स। तो ये हमारे पास डोमेस्टिक पॉलिसी है। जबकि फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो इससे मुराद या मतलब ये होता है कि किसी भी कंट्री का फॉरेन बिहेवियर, एक्सटर्नल बिहेवियर कैसा होगा। अब कैसा होगा ये जो डिफ़ाइन चीज़ें करती हैं या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस किसी भी कंट्री का फॉरेन या एक्सटर्नल बिहेवियर डिफ़ाइन करते हैं, उन रेगुलेशंस को हम कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। ठीक, यानी फॉरेन पॉलिसी इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डिफाइंस अ कंट्रीज एक्सटर्नल बिहेवियर और दैट कंट्रीज इंटरेक्शंस विद एक्सटर्नल वर्ल्ड। ये हमारे पास फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन है। अब हम आगे चलते हैं कि वो कौन से गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो कि पाकिस्तान के जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने डिफ़ाइन किए या सेट किए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, या वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि डिफ़ाइन हुए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड। ठीक, इसके लिए हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट जिसको हम बनाते हैं वो एक 1948 की कायद-ए-आज़म की एक जो है ना एड्रेस है टू द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी या जो न्यूली क्रिएटेड जो पाकिस्तान था उसका एक्सटर्नल बिहेवियर कैसा होगा ये डिफ़ाइन किया था। उसमें चंद पॉइंट्स ये हैं कि कायदे-आज़म के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बेस करेगी ऑन गुडविल एंड फ्रेंडलीनेस टूवर्ड्स ऑल। यानी पाकिस्तान हर कंट्री के साथ, हर सोसाइटी, हर नेशन स्टेट के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप्स जो है ना वो पाकिस्तान डेवलप करेगा। सही, फर्दर कायदे के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी का जो ओरिएंटेशन होगा वो एग्रेसिव नहीं होगा। सही, बल्कि इंक्लूसिव होगा, बल्कि फ्रेंडली होगा। सही, आगे Pakistan will utilize its foreign policy honestly and in a fair play so as to promote and foster peace and prosperity in the community of nation and between various states। तो ये थी अकॉर्डिंग टू कायद-ए-आज़म पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ओरिएंटेशन। अब हम चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंजंक्शंस हैं उनका क्या कहना है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के बारे में।
पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 आर्टिकल 40 के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी होगी उसका जो बेसिक रेजन डेटर होगा वो रिलेशंस इस्टेब्लिश कराना होगा बिटवीन पाकिस्तान एंड द नेबरिंग एज वेल एज ग्लोबल पार्ट्स या ग्लोबल कंट्रीज इसको हम कह लेते हैं। सही, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का जो वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होगा वो फ्रेटर्नल रिलेशंस क्राफ्ट करना या बिल्डअप करना बिटवीन पाकिस्तान एंड मुस्लिम उम्मा, एक ये डिफाइन हुआ यहाँ पे। फर्दर, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी विल प्ले द रोल ऑफ promoting peace and security. सही, also to establish friendly relations with various countries, especially neighboring and Muslim countries. ये हमें डिफाइन करता है आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 ऑफ पाकिस्तान। सही, अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट आर द सर्टेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। कुछ पढ़ते हैं, उसके बाद हम चैलेंजेस की तरफ एंड पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस की तरफ हम जाएंगे। पहला जो ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का इज़ टू प्रोजेक्ट पाकिस्तान एज ए डायनेमिक प्रोग्रेसिव मॉडरेट इस्लामिक कंट्री और इस्लामिक सोसाइटी। सही, यानी हम अपनी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू या जो हमारे पास फॉरेन मिशंस हैं, हमारे पास जो फॉरेन काउंसिल्स हैं, उनका पर्पस जो मतलब उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें एक पर्पस ये भी है कि पाकिस्तान को ग्लोबल कमिटी जो हमारे पास अरीना है उसमें एक प्रोग्रेसिव, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक मॉडरेट कंट्री के तौर पे प्रेजेंट करना, एक तो ये ऑब्जेक्टिव है। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव हमारा है वो ये है कि फ्रेंडली रिलेशंस हमने इस्टेब्लिश कराने हैं पाकिस्तान के हर कंट्री के साथ। ठीक, यानी वी हैव टू या वी नीड टू इस्टेब्लिश फ्रेंडली रिलेशंस आर टाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड वेरियस कंट्रीज। सही, स्पेशली नेबरिंग जो कंट्रीज हमारे पास है जैसे ईरान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, इंडिया है एंड सो ऑन। सही, नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड ऑब्जेक्टिव होगा पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का वो है टू सेफगार्ड नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट। पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको और नेशनल जो इंटरेस्ट है, हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको सिक्योर कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो सिक्योर कराने वाला जो टास्क है वो भी असाइंड है टू पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट हमारे पास है टू इस्टेब्लिश आर टू टेलर इकोनॉमिक रिलेशंस आर कोऑपरेशन बिटवीन वेरियस नेशंस। पाकिस्तान अब जैसे आप लोगों को पता है कि वी लिव इन एन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, या इसको हम कहते हैं हाइपर ग्लोबलाइज एरा में रह रहे हैं जहाँ पे कोई भी कंट्री आइसोलेशन जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकती। ये एक ऐसा एरा है जिसमें आइसोलेशन इज इक्विवेलेंट टू सेल्फ डिस्ट्रक्ट आर सुसाइडल है। सही, तो इस वजह से हमने इस बात को इन व्यू रख के हमने डिफरेंट नेशंस के साथ इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशंस को बिल्डअप करना है ताकि हमें न सिर्फ हमारी इकोनॉमी बल्कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक जो हमारे पास एक्टिविटी है वो मेंटेन आर कंटिन्यू रहा है। सही, नेक्स्ट हमारे पास जो फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है वो है टू इंश्योर पाकिस्तान जो डायस्पोरा हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं बाहर रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में, उनके इंटरेस्ट को इंश्योर कराना, उनके इंटरेस्ट की सिक्योरिटी के लिए काम करना भी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव है। लास्ट हमारे पास है जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स में जो लास्ट पॉइंट आज हम पढ़ेंगे, वैसे तो काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम चूँकि लेक्चर पर्पजेस के लिए मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, उसमें यह है कि हमने अपने जो नेशनल रिसोर्सेज हैं वी हैव टू या पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इज़ रिक्वायर्ड टू यूटिलाइज आर टू ब्रिंग अंडर यूटिलाइजेशन द कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज फॉर रीजनल एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अब इससे मुराद क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो जो स्ट्रेटेजिक इन नेचर है, यानी कि पाकिस्तान जहाँ पे लोकेट कर रहा है पाकिस्तान, उसकी लोकेशन की बड़ी सारी इंपॉर्टेंस है। सही, इस इंपॉर्टेंस को हमने यूटिलाइज़ करना है, यानी अपनी लोकेशन को हमने यूटिलाइज़ करना है टू बिल्ड ब्रिजेस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड कंसेंसस बिटवीन वेरियस मेजर पार्ट्स। अब ग्लोबल वॉर इन टेरर में पाकिस्तान ने अपने जो है ना वो हमने अपनी टेरिटरी जो ना वो यूज़ करने दी, टेरिटरी को यूज़ करने की परमिशन ऑफर प्रोवाइड की यूएस को, तो यूएस ने हमारी टेरिटरी को यूज़ करते हुए वॉर ऑन टेरर में मतलब वॉर ऑन टेरर यूएस ने इनिशिएट किया। सही, तो ये था हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। अब हम उन एरियाज़ को स्टडी करेंगे जहाँ पे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को बड़े सारे या मल्टीट्यूड ऑफ चैलेंजेस का सामना है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं नेबरिंग कंट्रीज से, फिर हम आगे जो है ना वो रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे। पहला जो चैलेंज पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कन्फ्रंट कर रही है उसमें हमारे पास है कश्मीर का इशू है। इंडिया ने अगस्त 5 को 2019 को कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था उसको स्टिफ ऑफ किया बाय प्रोवोकिंग द कंट्रीज आर्टिकल्स 370 एंड 35A।
सही। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने कश्मीर के लिए एक स्पेसिफिक या एक प्रिविलेज जो है ना वो एक स्टेटस सेट किया था 1950s में, जिसको इंडिया ने यूनिलैटरली विदाउट कंसल्टिंग ग्लोबल बॉडीज इन पाकिस्तान और विदाउट कंसल्टिंग पार्टीज टू द डिस्प्यूट इस स्टेटस को रिवोक किया, ठीक, अगस्त 5 को। तो ये एक हमारे पास चैलेंज है, क्योंकि हमें पता है कश्मीर जो है ना वो इस ब्लड लाइन ऑफ पाकिस्तान, कश्मीर के बगैर पाकिस्तान इनकम्प्लीट है, या हम इसको ऐसे भी कहते हैं कि कश्मीर इशू इज एन इनकम्प्लीटेड या इनकम्प्लीटेड बिजनेस ऑफ पार्टीशन। सही। तो एक चैलेंज यहाँ पे हमारे पास कश्मीर का जो इशू अनरिजोल्व, जो कश्मीर का इशू है, ये एक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए चैलेंज है। सही। क्योंकि चैलेंज ऐसे है कि हमने कश्मीर इशू को हम प्रोजेक्ट करते रहे हैं ग्लोबल जो है ना वो इंस्टीट्यूशंस में, लेकिन चूंकि इंडिया एंड यूएस के बीच में स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहा है। सही। इस रिलेशनशिप की वजह से पाकिस्तान की जो स्टैंस है, पाकिस्तान का जो स्टैंस है यूएन में, उसकी इफेक्टिवनेस जो है ना वो अंदर मतलब वो उसको चैलेंज का सामना है। फर्दर अगर हम आगे नेक्स्ट की बात करें पॉइंट की, तो वहाँ पे हमारे पास अफ़गानिस्तान का जो इशू है, अफ़गानिस्तान में जो पीस प्रोसेस है वो अनसर्टेनिटी का शिकार है, उसमें ग्रेटर वॉलीटिलिटी है। ठीक। इस अनसर्टेनिटी की वजह से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को एक और चैलेंज है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में पीस एंड सिक्योरिटी का जो है ना वो लिंक है पाकिस्तान के साथ। FM Qureshi के अकॉर्डिंग पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी एंड पीस इज इनएक्सट्रिकेबली लिंक विथ पीस एंड सिक्योरिटी इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में पीस एंड सिक्योरिटी नहीं होगी तो पाकिस्तान भी उससे डिस्टर्ब होगा। सही। जैसे अगर पास को हम देखें तो पाकिस्तान में जो ड्रग कल्चर है, पाकिस्तान में जो कल्चर ऑफ क्लाशनकोव है, या पाकिस्तान में जो है ना वो सेक्टेरियन जो हमारे पास वायलेंस के इंस्टेंसेस हमने देखे, ये सारे पाकिस्तान ने इनहेरिट किए, या ये सारे जो है ना वो ये स्पिल ओवर हुए इफेक्ट्स ड्यू इन पार्ट टू वायलेंस एंड सिविल वॉर इन अफगानिस्तान। तो एक चैलेंज ये है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मिडल ईस्ट की बात करते हैं। मिडल ईस्ट में कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन काफ़ी टाइम से जो है ना वो प्रिवेल कर रही है बिटवीन सऊदी अरेबिया ऑन वन हैंड एंड ईरान ऑन द अदर। अब पाकिस्तान जो है ना ट्रेडिशनली या कन्वेंशनली पाकिस्तान एज अ मीडिएटर वहाँ पे अपना रोल प्ले करता रहा है। सही। लेकिन अब जो है ना वहाँ पे डेवलपमेंट्स कुछ ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान मतलब वो पाकिस्तान के लिए अब ऑप्शंस, या पाकिस्तान का वहाँ पे जो रोल था वो अब वो नैरो डाउन हो रहा है, या रोल ऑफ मीडिएशन का जो मीडिएटर का जो रोल था वो नैरो डाउन हो रहा है। फर्दर अरब नॉर्मलाइजेशन, या हमारे पास जिसको अब्राहम अकॉर्ड्स की वजह से भी पाकिस्तान जो है ना वो अब एक केस 22 सिचुएशन में पाकिस्तान है। सही। पाकिस्तान को अब मतलब पाकिस्तान मजबूर है कि वो साइड्स पिक करे, या तो सऊदी ब्लॉक में चला जाए या ईरान में चला जाए, लेकिन हमने ब्लॉक या साइड्स पिक नहीं हमने करने, क्योंकि पाकिस्तान का जो है ना वो वहाँ पे एज अ रोल ऑफ मीडिएटर बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है पाकिस्तान। सही। वरना अगर पाकिस्तान मीडिएटर का रोल न प्ले करे, बीइंग अ मेजर इस्लामिक कंट्री एंड बीइंग एन ओनली न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट, पाकिस्तान का वहाँ पे न्यूट्रल रह के मीडिएटर का रोल प्ले करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सही। लेकिन वहाँ पे जो हमारे पास ग्रोइंग राइवलरी बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान है, सही, फर्दर अप्रोचमेंट बिटवीन, या इसको हम कहेंगे नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज बिटवीन सऊदी अरेबिया, यूएई एंड इसराइल, जो ना वो ये एक चैलेंज है पाकिस्तान के लिए टू मेंटेन इस न्यूट्रल पोजीशन इन सऊदी अरेबिया। सही। एक ये डेवलपमेंट है। फर्दर अब्राहम अकॉर्ड से रिलेटेड एक और चैलेंज पाकिस्तान को सामना है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट था कि पाकिस्तान जो है ना वो पाकिस्तान को फोर्स किया जा रहा है कि वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को अपने जो है ना वो स्टार्ट करे विद इसराइल। सही। अब यहाँ पे इशू ये है कि अगर हम इसराइल को रिकग्नाइज़ करते हैं डिप्लोमेटिकली, तो इसका मतलब ये है कि हम इसराइल की जो लेजिटिमेसी है, सही, उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब इसराइल को एक्सेप्ट करें या रिकग्नाइज़ करें तो इससे हमें क्या इशू होगा, हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एक बात, हमारा रिलेशन जो ईरान के साथ जो एक रिलेशन है वो उस पर बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। सही। दूसरी बात, कश्मीर का जो इशू है और पैलेस्टाइन का इशू है, ये दोनों इम्पैक्ट होंगे, इन दोनों के ऊपर इन्फ्लुएंस, या इन दोनों के ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ेगा, नेगेटिव इन्फ्लुएंस फेस करेंगे ये एरियाज अगर पाकिस्तान इसराइल को रिकग्नाइज़ करता है। तो कश्मीर का जो हमारा स्टांस रहा है, ट्रेडिशनल स्टांस कश्मीर का यूएन में, वो स्टांस भी कमज़ोर पड़ जाएगा अगर पाकिस्तान रिकग्नाइज़ करता है इसराइल को। सही।
इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस की बात करें तो हमारे पास पाकिस्तान फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का पाकिस्तान कन्फ्रंट कर रहा है। सही, इस फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर को डील करना और इसको नेविगेट करना भी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक चैलेंज है। सही, फर्दर पाकिस्तान स्टिल इज इन द फेटअप्स ग्रे लिस्ट। अब उस ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकलना है। पाकिस्तान उस ग्रे लिस्ट में होने की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो लाइफ लाइन है वो डिस्टर्ब हो रही है, या ये जो ग्रे लिस्ट है पाकिस्तान की इकोनॉमी को बुरी तरीके से हर्ट कर रही है। अगर सब्सटैंटिव एंड जो ना एंड सब्सटैंटिव एफर्ट्स अगर पाकिस्तान नहीं करता फॉरेन पॉलिसी रेल्म में या फॉरेन पॉलिसी एंड्स पर, सही, या फॉरेन पॉलिसी फर्म्स पर पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं वो कंसर्टेड रोल या कंसर्टेड एफर्ट्स पुट इन नहीं करते हैं, तो चांसेस ग्रेव चांसेस हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो फेटफ की ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। अगर पाकिस्तान फेटफ की ग्रे लिस्ट में इन केस गॉड फॉरबिड अगर पाकिस्तान ऐड हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है, तो उससे क्या होगा, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो कट ऑफ होगी जो हमारे पास ग्लोबल इकोनॉमी है उससे। सही, जिससे पाकिस्तान की जो ओवरऑल इकोनॉमिक इवोल्यूशन है या प्रोग्रेस है वो स्टॉप होगी एंड विल कम टू अ स्टैंड स्टिल। एक ये चैलेंज है। सही, फर्दर और आखिरी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को जो चैलेंज दरपेश है वो है ग्रेट पावर राइवलरी। अब हमें पता है कि नए स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस बन रहे हैं। सही, जिसमें हमें एक तरफ यूएस, इंडिया, सऊदी अरेबिया, इसराइल एंड सो ऑन नज़र आते हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान, ईरान, चाइना, रशिया नज़र आते हैं। सही, इस ग्रेट पावर राइवलरी में पाकिस्तान अब उस पॉइंट पे है जहाँ पे पाकिस्तान को साइड चूज़ करना ही करना है। सही, एक तरफ चाइना है जिसके साथ हमारा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप रहा है या स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। सही, जिसको फर्दर बोस्टर या इम्पेटस प्रोवाइड करता है क्या, सी पैक प्रोवाइड करता है। सही, फर्दर चाइना का जो हमारे पास पाकिस्तान का जो चाइना के साथ रिलेशनशिप है उसकी इंपॉर्टेंस पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा है। सही, तो इस बात के बैकड्रॉप में पाकिस्तान चाइना का जो ब्लॉक है या चाइना का साथ नहीं छोड़ सकता। दूसरी तरफ हमारे पास यूएस है। Pakistan's relationship with US are as old as the country's existence। सही, पाकिस्तान का रिलेशन शुरू से जो ना वो यूएस के साथ रहा। और दूसरी बात, यूएस चूँकि एक मेजर हमारे पास ग्लोबल जो हमारे पास एरिना है उसमें एक मेजर पावर है, तो पाकिस्तान यूएस को मतलब यूएस के अगेंस्ट या यूएस को के अगेंस्ट यानी कि कोई ऐसा मतलब एक्ट या कोई ऐसा मूव नहीं कर सकता जिससे यूएस को नुकसान पहुंचे। तो ये एक चैलेंज ये भी है कि पाकिस्तान को मतलब पाकिस्तान का जो न्यूट्रलिटी थी, पाकिस्तान की न्यूट्रलिटी बिटवीन मेजर न्यूट्रलिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, सही, ग्रेट पावर राइवलरी, अब उस जो स्टैंस था या उस न्यूट्रलिटी को अडॉप्ट करना या उसको मेंटेन करने के लिए भी हमें चैलेंजेस का हमें चैलेंजेस मतलब जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है उसको चैलेंज यहाँ इस एंड पे भी या इस फ्रंट पर भी है। सही, तो अब इन तमाम चैलेंजेस के बैकड्रॉप में पाकिस्तान के पास वो कौन से ऑप्शंस हैं कि पाकिस्तान अवेल करे और इस जो हमारे पास अनसर्टेन सिचुएशन है इससे अपना रास्ता पाकिस्तान निकाल ले। तो पहली बात जो हमने करनी है, पाकिस्तान को चाहिए कि पहली बात कि अपना डोमेस्टिक जो ऑर्डर है पाकिस्तान उसको मेंटेन कराए, यानी पाकिस्तान नीड्स टू सेट इट्स ओन हाउस इन ऑर्डर प्रायर टू मूविंग आउटवर्ड या प्रायर टू पुटिंग एफर्ट्स विद रिगार्ड टू इंटरनेशनल इश्यूज आर ग्लोबल चैलेंजेस। सही, जब तक हमारी इकोनॉमी, जब तक हमारा डोमेस्टिक जो पूरा सिनेरियो है वो ऑन ऑर्डर नहीं होगा तब तक पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी इकोनॉमी बेहतर बनाए, डेमोक्रेसी को प्रिवेल कराए यहाँ पे। सही, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को फोस्टर एंड उनको फोर्टिफाई करें। सही, पॉलिटिकल मेच्योरिटी मस्ट है। सही हो गया। उसके बाद पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपना न्यूट्रल रोल जो है ना वो प्ले करता रहे मिडिल ईस्ट में। सही, विदाउट पिकिंग साइड्स। सही, पाकिस्तान ने साइड्स, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी या हमारे पास जो काउंसिल या डिप्लोमेटिक मिशन हैं उनको चाहिए कि वो किसी एक की साइड ना लें बल्कि वहाँ पे न्यूट्रल रह के कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करें। सही, पाकिस्तान को चाहिए कि वो ब्रिजेस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड कंसेंसस बिल्ड करे बिटवीन जो हमारे पास राइवल्स हैं उनके बीच में। सही, उसके बाद जब हम बात करते हैं फेटफ की ग्रे लिस्ट की, तो पाकिस्तान को चाहिए कि मतलब जो फेटफ के जो पॉइंट्स हैं, एक फ्रेमवर्क फेटफ ने प्रोवाइड किया हुआ है, उसको अर्जेंट बेसिस पे उसको मीट करे ताकि पाकिस्तान फेटफ की ग्रे लिस्ट से निकल के वाइड लिस्ट हो जाए और हमारी जो इकोनॉमी है वो इंटीग्रेट हो फुली विद द ग्लोबल इकोनॉमी। सही, कश्मीर इशू के बारे में क्या हम करें। कश्मीर इशू बेसिकली एक ऐसा इशू है जो कि एक लॉन्ग टर्म इशू है। सही, इसमें टाइम मतलब ये नहीं होगा कि ओवर नाइट जो है ना इशू सॉल्व होगा, नहीं। कश्मीर इशू को सॉल्व करने के लिए पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस इशू को हाईलाइट करे ऑन मल्टीलेटरल जो है ना या मल्टी लेवल जो है ना वो हमारे पास एरिनास में इसको हाईलाइट करता रहे। फर्दर पाकिस्तान जो है ना वो
यूएन में कश्मीर से रिलेटेड ये मतलब अपने जो एफर्ट्स हैं उनको फर्दर जो है ना वो इंक्रीज़ करे, ताकि ये एफर्ट जो इशू है वो हाईलाइट हो। ताकि हाईलाइट जब होगा तो ही जो है ना ग्लोबल कमिटी ऑफ नेशंस में या हमारे पास जो मेजर पार्ट्स हैं वो इस इशू को रिजोल्व कराने के लिए अपना रोल प्ले करें। सही। मिडल ईस्ट की अगर हम बात करते हैं, मिडल ईस्ट की बात करते हैं तो पाकिस्तान जो है ना वो साइड्स चूज करने की पोजीशन में नहीं है। सऊदी अरेबिया को भी छोड़ नहीं सकता पाकिस्तान, ईरान को भी नाराज़ नहीं करा सकता। तो हमारे पास फिर वही बात, हमने दोनों साइड्स को समझाना है। हमने अपनी पोजीशन या अपने स्टैंड को क्लियर करना है कि हमें दोनों के साथ रिलेशनशिप अच्छा बनाना है। सही। हम साइड्स नहीं पिक कर सकते, तो उनको समझाना है ताकि वहाँ पे हम इन केस, क्योंकि हमें पता है कि हमें एक थर्ड पार्टी चाहिए होती है इन केस ऑफ क्राइसिस टू मीडिएट बिटवीन दोज वारिंग पार्टीज। तो पाकिस्तान शुड कंटिन्यू इट्स रोल ऑफ मीडिएटर इन मिडिल ईस्ट एज वेल। सही। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की क्या मतलब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और हमारे पास उन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए हमारे पास क्या कोर्स या हमारे पास क्या पॉलिसीज़ होंगी। आई बिलीव लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन और क्वेश्चन है तो आप लोग अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।